हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड फॉक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और एक्टिवेशन एनर्जी अरेनियस इक्वेशन के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, दो तरीके की कंडीशंस होती हैं। क्या होता है, जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट के जब कभी भी किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव नहीं कर पाते तो फिर उन्हें बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, जैसा कि हमने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा था इफेक्टिव कोलिजन के लिए। तो ये जो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है इसी को हम कहते थे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, अमूमन हम लोग क्या करते हैं कुछ कुछ रिएक्शंस में कि हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में उनको सप्लाई करते हैं। जब आप एक्टिवेशन एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हाई एनर्जी पर जाकर अनस्टेबल हो जाते हैं। जब वो हाई एनर्जी पे जाके अनस्टेबल होते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। यानी ये ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम एक्टिवेशन एनर्जी हीट की फॉर्म में नहीं दे सकते, यानी हम उन्हें बाहर से सप्लाई नहीं करा सकते। लेकिन फिर भी रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम फिर दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं। ये जो दूसरा मेथड होता है वो यही होता है कि आप उस रिएक्शन के अंदर जिसमें रेट थोड़ा सा कम हो चुका है आप उसमें क्या प्रोवाइड करा दीजिए, कैटलिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो कैटलिस्ट कभी भी उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता, बस वो उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे हम कि कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, देखिए कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो कैटलिस्ट असल में होते क्या हैं। तो कैटलिस्ट की जो मेरे पास डेफिनेशन है वो मेरे पास डेफिनेशन है, those chemical substances that increase the rate of the reaction and can be recovered unchanged chemically in mass and composition are called catalyst. That means ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ उसकी रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए और ये खुद कभी भी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते, ये एज इट इज लास्ट में प्रोवाइड हो जाते हैं जैसे इनिशियली इनको यूज किया गया था। इनका कोई भी केमिकल प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं होगा, ये खुद कभी भी इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, बस ये हेल्प करते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं कि अगर आप H2 और O2 को बिना कैटलिस्ट के रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हो क्या बनाने के लिए, पेरोक्साइड बनाने के लिए, तो ये काफी टाइम ले जाता है और थोड़ा लेट प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी H2 और O2 को रूम टेम्परेचर पर प्लेटिनम की प्रेजेंस में कर लें क्या बनाने के लिए, पेरोक्साइड बनाने के लिए, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है काफी विग्रसली प्रोड्यूस होती है, यानी काफी अच्छे से तेजी से प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहां पर प्लेटिनम जो है वो हमारा एक तरीके का कैटलिस्ट है। देखिए प्लेटिनम का कोई भी प्रोडक्ट यहां बनकर नहीं आया है, इसीलिए हमने कहा था कि ये केमिकली अनचेंज रिकवर हो जाते हैं जब रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा स्टेटमेंट किसके बारे में, कैटलिस्ट के बारे में, कि कैटलिस्ट होता क्या है और उसके हमने पढ़ ली एग्जांपल। अब बात करते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन के टाइम पे किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है और किस तरीके से रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी पे कैटलिस्ट का इफेक्ट समझने के लिए मुझे सबसे पहले समझना होगा एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ, और एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ हमने बहुत अच्छे से अपनी पिछली वाली वीडियो में समझ लिया था, जिसमें हम यहां पर लेते थे आपका रिएक्शन प्रोग्रेस और यहां होते थे हमारा एनर्जी की वैल्यू। ओके, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी हुआ करती थी जिसको हम कहते थे रिएक्टेंट एनर्जी, इनको मिनिमम एनर्जी गेन करनी होती थी या अचीव करनी होती थी जिसको बोलते थे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव कर लेते थे तो फिर प्रोडक्ट फॉर्म कर देते थे और क्या बनाते थे, क्या आती थी एनर्जी हमारी, यहां आ जाती थी हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी, इसको हम कहते थे क्या, ईपी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस हुआ करता था, यानी जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी उसको हम कहते थे एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, देखिए होता क्या है कि जब कभी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते थे तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव कर लेते। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ए और बी रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके इनको बनाना है ए बी, तो यहां जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग तय करते हैं करीब 200 किलो जूल पर मोल, यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतनी एनर्जी चाहिए। और ये मान लीजिए कितने हैं आपके, ये 400 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन 400 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 200 मॉलिक्यूल जो हैं वही आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी गेन कर पाए और इन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। मैं कहता हूं कि अगर इन 400 में से 200 ने प्रोडक्ट फॉर्म किया है तो हमारा यहां पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो होगा 2 मोल पर सेकेंड।
क्योंकि इन्होंने क्या अचीव कर लिया, इन्होंने 200 किलो जूल पर मोल की थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव कर ली। ठीक है, अब इस 400 में से ऐसी कंडीशन है, इसको और अच्छे से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए टोटल हमारे पास 400 मॉलिक्यूल हैं, उन 400 में से सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ने जो है वो क्या गेन कर ली, ये 210 किलो जूल पर मोल यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो गेन कर ली है। इतनी भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जब 400 में से 200 बना रहे हैं तो हम अज्यूम करके चलते हैं यहां पर जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो होगा 2 मोल पर सेकेंड। ठीक, अब बाकी 400 में से बचे, हो सकता है 100 के पास सिर्फ 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही प्रोड्यूस हो पाई हो कोलिजन के बाद, हो सकता है उसमें से 50 के पास कितनी हुई हो, करीब 90 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस हुई हो कोलिजन के बाद, और बाकी बचे 50 के पास हो सकता है सिर्फ 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही प्रोड्यूस हुई हो। तो जो 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी, जो 200 मॉलिक्यूल थे जिन्होंने एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव कर ली थी, उन्होंने तो प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया और उनके हिसाब से आ रहा है 2 मोल पर सेकंड का रेट। बाकी उनमें से जो बचे 100 हैं जिन्होंने 150 करी, और ये 50-50 जिन्होंने 90 और 30 जो है वो किलोजूल पर मोल एनर्जी गेन करी थी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इस हिसाब से 2 मोल किलोजूल पर मोल आ रहा है जब सिर्फ 200 ही कर पाए। अब जैसे ही आप इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हैं या इस रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को कम कर देता है। बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको हॉर्स राइडिंग के लिए जाना है और वहां पर आपका 200 का टिकट है। हो सकता है आप 10 बच्चे गए थे, 10 में से सिर्फ 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 200 या उससे ज्यादा पैसे हैं, तो ये 10 बच्चे तो टिकट, ये जो 6 बच्चे हैं ये तो टिकट लेके हॉर्स राइडिंग कर लेंगे, यानी इनके पास ईटी के मुताबिक एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के मुताबिक एनर्जी है और ये हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं यानी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो बचे 4 बच्चे हैं उनमें से हो सकता है 3 के पास सिर्फ 100 रुपीज हो और बाकी जो एक बच्चा है उसके पास सिर्फ 30 रुपीज हो। ठीक, तो एक मीडियोकर आएगा या कोई जान पहचान वाला आएगा जो टिकट होल्डर से जाके बात करेगा और कहेगा कि इन बच्चों के लिए आप बराए मेहरबानी इस टिकट के बैरियर को कम कर दीजिए, इन बच्चों के पास अभी इतना अवेलेबल नहीं है, ये आगे से ध्यान रखेंगे, तो आप इनके लिए कुछ कम कर लीजिए। तो टिकट होल्डर उस मीडियोकर की बात सुनकर समझकर क्या करेगा, वो अब जो नया टिकट की प्राइस रखेगा, वो मान लीजिए उसने 70 जो है वो प्राइस रख दी। ठीक, अब जिसके पास 70 से ज्यादा है वो क्या करेंगे, इस टिकट गेन करके वो हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं यानी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो बाकी बचे हुए जो 3 थे जिनके पास 100 थे, अब वो इस क्राइटेरिया में एलिजिबल हो सकते हैं और वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहां पर कैटलिस्ट डाला, तो मान लीजिए हमारे कैटलिस्ट ने इसके अंदर जाके कितनी एनर्जी बैरियर कर दिया, उस एनर्जी बैरियर को इसने मान लीजिए 180 किलो जूल पर मोल कर दिया। कितना कर दिया उसने इसको कर दिया 180 किलो, सॉरी 180 नहीं 80 किलो जूल पर मोल कर दिया, ये उसने एनर्जी बैरियर कर दिया। तो पहले कितना था 200, तो 200 में तो सिर्फ यही जो है अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट डाला उसने मिनिमम एनर्जी बैरियर को घटा के कितना कर दिया 80। अब ये भी एलिजिबल हो गए, ये भी एलिजिबल हो गए और ये भी एलिजिबल हो गए, यानी ये भी अब प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, ये भी और ये भी। तो पहले सिर्फ कौन कर सकता था, ये, और जिसके हिसाब से कितना आ रहा था 200 मॉलिक्यूल था, तो हमने अज्यूम कर लिया था 2 मोल पर सेकंड का रेट था उसी टाइम में। अब क्या हुआ, अब ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये तीसरे वाले भी कर सकते हैं। तो अब जो है वो 200, 300 एंड 350, तो अब कितने मॉलिक्यूल कर सकते हैं टोटल पार्टिसिपेट, यानी टोटल कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं 350। तो 200 के हिसाब से हमने माना था 2 मोल जो है वो रेट प्रोड्यूस करते थे, तो अब 350 के हिसाब से हम मान लेते हैं कितना हो गया नया रेट हो गया 3.5 मोल पर सेकंड। तो देखिए उसी टाइम पीरियड में, उसी टाइमलाइन में 2 मोल पर सेकंड से 3.5 मोल यानी 3.5 मोल जो है पर सेकंड आपका रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया। ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ, ये हुआ मिनिमम एनर्जी बैरियर कम होने की वजह से। मिनिमम एनर्जी बैरियर अगर कम हुआ तो अल्टीमेटली आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई। ये आपकी पहले वाली एक्टिवेशन एनर्जी और ये आपकी नई वाली दूसरी वाली एक्टिवेशन एनर्जी, कब, जब कैटलिस्ट इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो आज से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कैटलिस्ट विल नेवर प्रोवाइड द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्टेंट सो दैट दे कैन फॉर्म द प्रोडक्ट, बट द वर्क ऑफ द कैटलिस्ट इज जस्ट to decrease the threshold energy, just to decrease the minimum energy barrier, so that more and more lesser energy molecules are able to form product within the same timeline.
ओके, तो उसी वक्त में ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर सकें, इसी वजह से कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा देता है, वो किसी भी तरीके की एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। तो अब जो नया ग्राफ आएगा वो आएगा हमारा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी गेन करी और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये है हमारी नई एक्टिवेशन एनर्जी, ये है हमारी नई थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ET1 is the threshold energy in the absence of catalyst, which is higher than the ET2, as the ET2 is the new threshold energy which is in the presence of catalyst. Similarly, EA1 is the activation energy in the absence of catalyst, while the ET2, which is quite lesser in amount than the previous one, is the activation energy in the presence of catalyst. ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि कैटलिस्ट किस तरीके से रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो उसके लिए हमें ग्राफ समझना होता है, उसके लिए हमें ये क्राइटेरिया समझना होता है, जो कि हमने समझ लिया। ठीक, इसी से रिलेटेड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि कैसे आप रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दे सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पर, या इसको अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं न्यूमेरिकल वाइज, तो फिर कहा जाता है कि आप रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को यूज करके, डिफरेंट रेट कांस्टेंट और डिफरेंट टेम्परेचर को यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगली बात क्या करते हैं हम, रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के रिलेशन से जो एक्टिवेशन एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे किसको इस्तेमाल करके, फिर से अगेन प्रीवियस वाली हमारी आरएनएस इक्वेशन को यूज करके। तो अगर मैं आरएनएस इक्वेशन के आपसे बात करूं, तो मैं कहता हूं किसी टेम्परेचर पर, यानी किसी टेम्परेचर T1 पर जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा या आरएनएस इक्वेशन होगी, वो होगी हमारी log K1 इज इक्वल टू log A, आरएनएस कांस्टेंट है, कोई A1 वगैरह नहीं, माइनस EA अपॉन 2.303 R T1। ओके, इसी तरीके से बात करूं ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी, एक कंडीशन हमने ऐसी पढ़ी थी कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, टेम्परेचर प्रोवाइड करा के। जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यानी रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मैं कहूंगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, देन द रेट विल बी, या रेट कांस्टेंट विल बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एट T2, ये हो जाएगा log K2 इज इक्वल टू log A, वंस अगेन माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। तो अगर दोनों का रिलेशन देखूं, दोनों रेट कांस्टेंट और दोनों टेम्परेचर का रिलेशन देखूं, तो यहां पर मेरे पास आता है ऑन सब्ट्रैक्टिंग दी इक्वेशन, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो मेरे पास आ जाएगा log K2 माइनस log K1 इक्वल टू माइनस log A प्लस log A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास बचेगा क्या, EA अपॉन 2.303 R। T चेंज हुआ है, T के बीच में रिलेशन निकालना है, हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये हो जाएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन किसके लिए, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के रिलेशन में, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, जो कि हो जाएगी मेरे पास log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम बनकर आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, यानी T1 T2। तो ये आपके पास फाइनल रिएक्शन आ गई, जिससे आप डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था, ये लास्ट था हमारा चैप्टर नंबर 4 से, जिसको हमने कंप्लीटली फॉलो कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जब तक देखते रहिए रेड फॉक्स क्लासेस, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, उन लोगों तक ये पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, और वो
अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नॉर्मल क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस को। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।